नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। के न्यूज़ के देश दुनिया में फैले करोड़ों करोड़ दर्शकों को नव संवत्सर 2081 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दक्षिण के आंध्र में मनाए जाने वाले त्यौहार उडाबी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नव संवत्सर अलग अलग तरीके से देश के अलग अलग भागों में मनाया जाता है, लेकिन मूलतः भारतीय नववर्ष इसे कहा जा सकता है, यह कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसे हिंदू नववर्ष कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे सनातनी नववर्ष कहते हैं, लेकिन मैं इसे भारतीय नववर्ष कहता हूं। और आज से भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो गया है चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा से। तो चैत्र नवरात्र भी शुरू हो गया है। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। माता जगदम्बे से प्रार्थना है कि वो इस देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएं जहां सुख, शांति, ऊर्जा हो। नवरात्र की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मूल विषय कार्यक्रम पर आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा एक तरीके से हो गया है, मतलब एक आधिकारिक बंटवारा हो गया। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाविकास आघाड़ी, ये कह लीजिए या इंडिया कह लीजिए, इंडिया वाला गठबंधन कह लीजिए, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो घोषित कर दिया, तय कर दिया, जिसके तहत उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, जिसे शिवसेना यूबीटी कहते हैं, वो सर्वाधिक 21 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। शरद पवार का दल, जो शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है, उसे 10 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस पार्टी को 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है, ऐसा तय हुआ है। वंचित बहुजन आघाड़ी को कौन सा दल अपने हिस्से से सीटें देगा, अभी इस मसले पर कोई स्पष्ट बात हो नहीं पाई। या जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, उसको किसकी सीटों से ये वो हिस्सा मिलेगा, ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन बीच में प्रकाश अंबेडकर थोड़ा नाराज हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो आघाड़ी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन खबरें आई कि बहुत सारी चीज़ें अब ठीक हैं। सीट बंटवारे के बाद कैसी रहेगी महाराष्ट्र की सियासत, मैं लगातार वर्षों से ये सुनता आया हूं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, यूपी से जाता है। जो यूपी जीतता है वो दिल्ली की सरकार बनाता है। लेकिन महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को मैंने आज कहते सुना कि अब वो गुजरे जमाने की बात है। इस बार जो दिल्ली की सत्ता में वही बैठेगा जो महाराष्ट्र जीतेगा, और इस बार महाराष्ट्र ही दिल्ली की सत्ता तय करेगा। तो क्या महाराष्ट्र इस बार दिल्ली की सत्ता तय करेगा, ये बड़ा सवाल। दिल्ली का रास्ता क्या महाराष्ट्र से होकर जाएगा या महाराष्ट्र से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र देश का दूसरा बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 यानी 48। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन कह लीजिए, मौजूदा जो उनका गठबंधन महाराष्ट्र में है वो महायुति है, उसको 41 सीटें मिली थी, 4 सीटें जीती थी एनसीपी शरद पवार की पार्टी ने, और इसी तरीके से बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। उस वक्त शिवसेना 18 सीटें जीती थी, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। लेकिन इस बार शिवसेना भी 2 खंडों में बंट चुकी है, एनसीपी भी 2 खंडों में बंट चुकी है। बहुत पूरा गुणा गणित बिल्कुल अलग हो चुका है। और अभी चंद दिनों पहले एक सर्वे आया सी वोटर का, उसके मुताबिक
अब आज के वक्त में अगर मौजूदा वक्त में अगर चुनाव हो जाते हैं, अब चुनाव की तिथि वहाँ आते आते क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन जब सर्वे हुआ था उस वक्त अगर चुनाव होता है तो ये बताया गया कि 41% वोट दोनों गठबंधनों को, इंडिया और एनडीए को मिलता नजर आएगा, जबकि 2 महीने 1.5 महीने पहले बीजेपी को 43% वोट शेयर मिल रहा था। तो बीजेपी का वोट शेयर वहाँ इंडिया के मुकाबले एनडीए का, माफ़ कीजिएगा, एनडीए का वोट शेयर थोड़ा 2% कम हुआ है। लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ मुद्दे बहुत सारी चीज़ें चुनाव का पूरा गुणागणित ही बिल्कुल उलट कर रख देते हैं। यूं जो सीधा सीधा चल रहा होता है उसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पिछले बार बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, वोट परसेंटेज पिछले बार क्या रहा, वो सारी चीज़ें हैं। अभी जो मोटे मोटे तौर पर सीटों का बंटवारा एनडीए में नज़र आया है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। 12 सीटों पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार के, उनकी पार्टी 12 सीटों पर लड़ेगी और 4 सीटें अजीत पवार वाली एनसीपी को दी जाएंगी। ये एक तरीके से मोटा मोटा बंटवारा आया है। अब बीजेपी किसी स्थानीय दल को अपने हिस्से से कोई सीट दे दे वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसी पुख्ता खबरें हैं। और अब इस पर सवाल भी विपक्ष उठा रहा है कि भाई अभी तक आपने सीट बंटवारा नहीं किया, दूसरों के घरों में तो झांकते हैं लेकिन आप सीट का बंटवारा भी तक नहीं किया है। महाराष्ट्र की राजनीति क्या है, महाराष्ट्र में इस बार क्या स्थिति परिस्थिति है, क्या 2019 वाला परिणाम सामने आएगा, राजनीतिक गुणागणित क्या है, समीकरण क्या है, महाराष्ट्र क्या दिल्ली का रास्ता तय करेगा, ये रिपोर्ट देखिए। महाविकास अघाड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वाले इस गठबंधन ने मंगलवार को ऐलान किया कि कौन कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी 21, शरद पवार का दल 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस नंदरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, बांद्रा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नांदेड़, जलना और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर और नॉर्थ मुंबई से लड़ेगी। वहीं शरद पवार की पार्टी बारामती, शिरपुर, सतारा, भिवंडी, वर्धा, अहमदनगर, दक्षिण बीड, मधा, डिंडोरी, रावेर सीट पर लड़ेगी, जबकि उद्धव ठाकरे का दल जलगांव, परभड़ी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे और रायगढ़, मवाल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुलढाणा, शिर्डी, संभाजीनगर और सांगली, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल और यवतमाल, हिंगोली और हाथकंगड़े सीटों पर लड़ेगा। सीट बंटवारे की घोषणा के समय उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं बचा है, सब कुछ साफ हो गया है। इस बार मैंने नारा दिया था किसको तड़ी पार करना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जगहों को लेकर कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा जरूर होती है और ये गलत नहीं है, लेकिन सबको ये सोचना होगा कि किससे लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, अब हम जल्द ही घोषणा करेंगे कि महाविकास अघाड़ी मिलकर कैसे प्रचार करेगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जगह बंटवारे को लेकर हमने सारी मुश्किल खत्म कर दी है। राज्य और केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। सबने देखा कि किस तरह से सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में बैठाया गया और इसका बदला जनता लेगी। इससे पहले कांग्रेस और उद्धव में सब कुछ ठीक नहीं होने की खबर आई थी। दक्षिण मध्य मुंबई, सांगली, उत्तर पश्चिमी सीट और कांग्रेस किसी भी कीमत पर चाहती थी। यहाँ तक की बात नहीं बनी तो फ्रेंडली फाइट तक का ऑफर कांग्रेस ने दिया, लेकिन उद्धव और रावत ने एक नहीं सुनी और इनकार कर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि भिवंडी सीट एनसीपी और कांग्रेस के बीच नाराजगी की वजह बनी थी। एमवीए नेताओं की सीट बंटवारे पर बैठक मुंबई में हुई थी और नाराज कांग्रेस नेता दिल्ली तक आलाकमान से संपर्क कर हल निकालने में जुटे रहे थे, लेकिन साथी दलों ने उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस को बैकफुट पर कर दिया। अब देखना यह है कि सीट शेयरिंग के बाद महाविकास अघाड़ी की अगली चुनावी रणनीति क्या होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। पहले ये कहा जा रहा था कि भाई महाविकास अघाड़ी
या इंडिया वाला गठबंधन जब विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो महाविकास अघाड़ी, और ये नेचुरल अलायंस है तीनों दलों का महाविकास अघाड़ी के रूप में। शिवसेना बाद में आई, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी पहले ही नेचुरल अलायंस थी वहाँ महाराष्ट्र में, लेकिन शिवसेना के आने से महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ। जब इंडिया वाला गठबंधन हुआ तो फिर इंडिया वाला गठबंधन में महाविकास अघाड़ी आ गई। लेकिन मोटे तौर पर महाविकास अघाड़ी और महायुति ये दोनों गठबंधन है। एनडीए वाले गठबंधन को महायुति कहा जाता है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिन सीटों पर बहुत पेंच था, हमने देखा कि संजय निरुपम, कांग्रेस ने गठबंधन धर्म के लिए अपने एक नेता का बलिदान दे दिया। संजय निरुपम बड़े पुराने नेता, अध्यक्ष भी रहे, कई बार सांसद भी रहे, उनको पार्टी से निकाल दिया। तो आप सोच सकते हैं किस कदर कांग्रेस पार्टी वहां अपने एलाइज के साथ में पॉजिटिव रहना चाहती है। वो सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे के खाते में चली गई तो संजय निरुपम लगातार अनाप शनाप बोल रहे हैं, बक रहे हैं। अभी भी कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं 30-40 सीटें आएंगी पूरे देश में कांग्रेस की। लेकिन क्या संजय निरुपम को टिकट मिल जाता तो वही बात कहते हैं कि 30-40 आएंगे, तब तो भी कहते हैं कि भाई हम ही सरकार बना रहे हैं। खैर, राजनीति है। लेकिन महाराष्ट्र बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, और महाराष्ट्र में पिछली बार स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत ज़बरदस्त था, एनडीए का बहुत ज़बरदस्त था। क्या इस बार इतना स्ट्राइक रेट रहेगा? और एक बहुत दिलचस्प बात मैंने एक नेता के मुंह से सुनी। वो कह रहे थे कि इस बार यूपी से नहीं, महाराष्ट्र से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा और महाराष्ट्र दिल्ली की सरकार तय करेगा। ये बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न है। इस पूरे जो टिकट तय हुआ है, एक तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ महाविकास अघाड़ी में कह लीजिए, इंडिया वाले गठबंधन में कह लीजिए। उसके बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के, इन दोनों को सुन लिया जाए। धन उगारी पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी है। सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला या देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले का पर्दाफाश जब हुआ तो सब लोगों को पता चला कि कैसे इन लोगों ने, भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डराकर, धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, रेड करवाकर चंदा लिया है। मतलब चंदा दो और धंधा लो। तो ये तो अभी जो आपने क्या कहा, धन उगाई जो करते हैं, नवीन शब्द है, वसुली पार्टी आहे, वसुली सेना आहे, त्यांच्यासोबत जी आहे ती वसुली सेना आहे। आणि शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है, और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ। भाकड़, भेकड़, अब पता नहीं कितने मराठी के शब्द हिंदी में जैसे के वैसे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है, तो उन्होंने आजू बाजू देखना चाहिए था कि कितने लोग, भ्रष्ट लोग उनके आजू बाजू में बैठे हैं। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है, और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे है, याद है ना आपको, दाग अच्छे है। तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे रिश्वतखोर और भेकड़ भाकड़ भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता अगर मेरी आलोचना करे तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं देता। हाईकमान के आदेश का पालन सब कार्यकर्ता करेंगे। देश की संविधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए कांग्रेस के हमारे हाईकमान ने उसमें निर्णय लिया है, तो कार्यकर्ता भी उस बात को। उद्धव ठाकरे कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री वाला पद उनका हटा के वो कह रहे हैं वसूली पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री की बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री से अलग वो एक पार्टी के नेता भी हैं, और वो पार्टी वसूली वाली पार्टी है। चंदा दो, धंधा लो। और एक बात और, उद्धव ठाकरे आजकल लगातार मंचों से कह रहे हैं तड़ी पार कर देंगे महाराष्ट्र से। तो ये क्या जुमले हैं
या जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत कुछ बदल रही है या बदल गई है महाराष्ट्र में? क्या एनडीए के लिए मुश्किल है? क्या महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल है? आज यही जानेंगे अपने इस कार्यक्रम चुनावी मंथन में। और हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता राजेंद्र काले साहब हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। निर्मला सावंत हमारे साथ प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, वो भी हम जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सुशीबेन शाह प्रवक्ता शिवसेना शिंदे की हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। रेनी अब्राहम साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र से, वो भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से मनोज मिश्रा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सभी मेहमानों का स्वागत। और जितेंद्र जाधव हमारे सहयोगी पुणे से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जाधव उस जगह से आते हैं जो सीट इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, बारामती सीट है। पहले शरद पवार यहाँ से लड़ा करते थे, अब उनकी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ती हैं और उनके सामने अजीत पवार की पत्नी के आने की बात कही जा रही है। अभी तक हालांकि कहा जा रहा है कि आधिकारिक घोषणा नहीं है। जितेंद्र से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो बहुत सारी महाराष्ट्र की हवा पानी की बात जितेंद्र से हम कर रहे थे, तो जितेंद्र ने कहा कि बहुत ग्राउंड जो रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो पे बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। जितेंद्र कह रहे हैं कि नो डाउट बीजेपी बड़ी प्रभावशाली पार्टी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और जो हवा पानी है वो बीजेपी आगे रहेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर इंडिविजुअल पार्टी के रूप में देखें तो बीजेपी ही महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी अपने गठबंधन के अंदर या ओवरऑल सारी पार्टियों के बीच में, ऐसा जितेंद्र का असेसमेंट था। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी वो यूबीटी, शिवसेना यूबीटी रहेगी। और इसकी वजह जितेंद्र बताते हैं कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे के प्रति सिंपैथी भी है लोगों की। इस तरीके की बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी हैं। जितेंद्र जाधव हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक तो बारामती सीट बड़ी हॉट सीट हो गई, बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। आज सारी सीटें जो महाविकास अघाड़ी ने आपस में बांट ली हैं, सब कुछ क्लियर है। अब चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे परिदृश्य में, बिल्कुल लक्ष्य भी क्लियर है, तस्वीर भी क्लियर है। क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बारामती को लेकर और आसपास की जो सीटें आप देख पा रहे हैं पुणे और आसपास रहकर, वहां की स्थिति परिस्थिति, ग्राउंड जीरो की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है जितेंद्र? लोकसभा चुनाव में बारामती लोकसभा रहे या पुणे के पूरे एरिया की जो लोकसभा सीटें हैं उसके प्रभाव देखते हुए एनसीपी यानी पिछले कई सालों से एनसीपी के फेवर में पूरे लोकसभा क्षेत्र थे, लेकिन अभी एनसीपी में 2 गुट हो चुके हैं। एनसीपी में शरद पवार का एक अलग गुट है और अजित पवार का एक अलग गुट है। तो एक ही पार्टी में 2 जगह लोग बांट गए, लेकिन जो एनसीपी में 2 गुट हो चुके हैं, अजित पवार ने बगावत की, फिर बीजेपी के साथ गए। उनके बाद जो शरद पवार के प्रति लोगों में सहानुभूति ज्यादा है। लोगों का कहना है कि पिछले कई साल अजित पवार धर्म विरोधी बीजेपी के विरुद्ध सब जगह जगह बोलते थे, लेकिन अभी आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उसके प्रति लोगों में उनके बारे में बहुत बुरी बात है। इसके लिए पूरे बारामती लोकसभा क्षेत्र रहे या माड़ा रहे, पुणे रहे, मावल रहे या सातारा रहे, उन सब जगह देखते हुए शरद पवार का जो पगड़ा है भारी पड़ रहा है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में जो अघाड़ी है और जो एनडीए है या महायुति, उसको लेकर जो लोगों के बीच में किस तरीके की बातचीत हो रही है, क्या वो कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे को लेकर क्या बातचीत होती है? जैसा कि आपने मुझे बताया भी था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कोई चर्चा हो रही है? उद्धव ठाकरे को क्या लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी पार्टी तोड़ी गई, इस तरह की बातें कुछ हो रही हैं क्या वहां पे? पूरे महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा चल रही है कि पिछले साल उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, शिवसेना में पार्टी तोड़ 2 गुट में बांट गई। उनके जो बड़े नेता थे एकनाथ शिंदे, फिर बीजेपी के साथ जाकर राज्य में सीएम बन गए। उनके बाद जो महाराष्ट्र में राजकीय हलचल हो चुकी, वो पूरे सभी उन हलचल पर राज्य के सभी एक वोटरों का लक्ष्य है, सभी लोगों का लक्ष्य है। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जी का जो गठ है
वो दूसरे नंबर पर रहेगा। पहले नंबर बीजेपी रहेगी, दूसरे नंबर शरद पवार का गुट रहेगा, और फिर आएंगे एकनाथ शिंदे, फिर अजित पवार। अजित पवार को तो सिर्फ 4 सीटें मिलने वाले, उनमें से एक ही सीट जीतना उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ये जितेंद्र जाधव हमारे सहयोगी पुणे से जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ गुणागणित थे। मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, सुशीबेन शाह की तरफ जाएंगे, वो प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे की। सुशीबेन जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ठीक है, आपकी सरकार है, आपके जो पार्टी के मुखिया हैं वो सरकार के भी मुखिया हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रास्ता कठिन है। पिछली बार जब एकीकृत शिवसेना थी तो 18 सीटें आपने जीती थी, आपका कद भी बड़ा था। अभी तक जो खबरें हैं, अब आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि 10-12 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। टक्कर बहुत आसान नहीं दिख रही है। सुशीबेन शाह, नमस्कार। मेरी शक्ति परिवार, भारत के शक्ति परिवार और जय महाराष्ट्र। सभी हिंदू मेरे भाइयों बहनों को गुड़ी पड़वा की, नवरात्रि की शुभकामनाएं, और मेरे मुस्लिम भाइयों को आज एक दिन एडवांस में ईद मुबारक। आपको भी बहुत मैं ये ढेर सारी कहना शुभकामनाएं। चाहूंगी जी। मैं ये कहना चाहूंगी दैट ये जो, जैसे हमारे मोदी साहब ने भी कहते हैं कि ये जो जुगाड़ू गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, उसमें ना कुछ केमिस्ट्री है ना आइडियोलॉजी है। एक बस चुनावी गठबंधन कर दिया है पीएम साहब पर एलिगेशन करने के लिए। आप सोचिए, बीजेपी के साथ शिवसेना का 25 साल से गठबंधन है। हम बड़े विश्वास के साथ एक झंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सीएम साहब हमेशा कहते हैं कि भाई ये जो गठबंधन है, ना एजेंडा है ना झंडा है। आप मुझे ये बताइए कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक बता दूं सभी मेरे भाइयों बहनों को कि इलेक्शन में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। आप दिल्ली में बैठ के ये तय करेंगे कि भाई ये 5 सीट इनको जाएगी, 17 सीट इनको जाएगी, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा? क्या कांग्रेस वाले शिवसेना का वोट करेंगे और शिवसेना वाले कांग्रेस को वोट करेंगे? बड़ा प्रश्न चिन्ह। दूसरी बात, आप सोचिए कि ये जो हर पार्टी को, फिर वो हमारी शिवसेना हो या एनसीपी हो या बीजेपी को, हर पार्टी को अपना पार्टी का मत, अपना पार्टी का जो एजेंडा है लोगों के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन हम जिस प्रकार से बातचीत करके आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एक ही मुद्दा है, विनेबिलिटी। आप देखेंगे कि हमारी महायुति में न किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है हमारे प्रक्षेत्री के खिलाफ, न किसी के फोन अनरीचेबल हो गए हैं, न कोई पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। अब दूसरी बाजू देखिए, अगाड़ी में हर जगह पर, अभी विदर्भ में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या हालत है नाना पटोले जी की, क्या हालत है वडेट्टीवार जी की। आज देखिए आप, नाना पटोले जी हिम्मत नहीं जुटा पाए आपकी खुद की सीट का ऐलान करने के लिए, डर रहे थे। वर्षा ताई को, जो बंबई की अध्यक्ष है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। बाला साहेब थोराट, एक कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो भी हाजिर नहीं थे। सारों ने दिल्ली पर फोन लगाया है। आप मुझे बताइए कैसे ये अघाड़ी आगे बढ़ पाएगी? न मुद्दा, न एजेंडा। और एक बात ना भूली जाए, शिवसेना के पास धनुष्यबाण है, हमारा पारंपरिक चुनाव चिन्ह। एनसीपी के पास घड़ियाल है। हर गांव में, हर इलाके में हम प्रचलित हैं, और इसका परिणाम आप देखेंगे अगले चुनाव में। हमारा एजेंडा है 45 पार। ठीक है, हम जरूर ये पास करेंगे। और दूसरी बात, लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूंगी दैट ये जो सांगली का मुद्दा है, ठीक है, आप सोचिए कि पारंपरिक कांग्रेस की सीट है, राइट? शिवसेना किस प्रकार से काम करती है, यूबीटी किस प्रकार से काम करती है, ऐलान कर दिया, न संवाद न चर्चा। कैसे हो पाएगा ऐसा? लादने का काम सिर्फ यूबीटी करती है, ना उनके पास वहां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। नॉर्थ सेंट्रल में, सॉरी साउथ सेंट्रल में क्या हुआ? अनिल देसाई ना वहां रहते हैं, ना उनकी कोई वहां कुछ कारकिर्दी है, और उनको ऐलान कर दिया
ऐसे इलेक्शन नहीं जीता जाता। हम एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि 25 जब हमारा 45 पार होगा, जब 5 मई को, सीटें 5 कब जून को बांटेंगी सुशीबेन साहब मैडम? सीट सीटें कब बटेंगी, बांटेंगी? कब तक बंटवारा होगा? क्या उम्मीदवार होंगे? कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? ये भी क्लियर होना चाहिए ना। निश्चिंत रहिए, 5 तबक्कों में इलेक्शन है। अभी हमारा बंबई का इलेक्शन है 20 मई को। हम ऐसा उम्मीदवार देंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे कि हम ही जीत के आएंगे। ठीक है। हमारा संवाद चलता रहेगा और हम विनेबल कैंडिडेट देंगे जिसका जनाधार है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं राजेंद्र काले की तरफ रुख करूंगा। राजेंद्र काले शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। राजेंद्र काले, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सुशीबेन शाह मैडम हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा नाराजगी है आप लोगों से, यूबीटी पर उनका ज़्यादा हमला है। जाहिर सी बात है, दोनों फ्रैक्शन अलग हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ना कुछ है ही नहीं आप लोगों के पास, ना केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री जब नहीं सही है तो फिर फिजिक्स कैसे ठीक होगी भाई? भूगोल कैसे ठीक होगा? कैसे काम करेंगे? वो तो बहुत दिक्कत है। और वो करें 45 पार कर देंगे हम। राजेंद्र काले। हाँ, तो पहले मैं सब महाराष्ट्र के लोगों को इस पाड़वे के अवसर पे बधाई देता हूँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं करता हूँ। और हमारी जो बहनें हैं सुशी बहन, उन्होंने अभी जो महाराष्ट्र का विश्लेषण किया और उन्होंने बताया कि उनका कोई तालमेल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। यानी कि इनका जो तालमेल है वो एजेंडा है, उनकी बिल्कुल हमारी आइडियोलॉजी है। 25 साल की बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, निर्बाध रूप से बोलने दीजिए, काटिए मत, अभी बोलने दीजिए, बोलिए। की सीट जो पहले डिक्लेयर हुई और आज पूरे तीनों पक्ष की मीटिंग हो गई और उसमें वो तय हो गया कि सीट के बंटवारे में अभी किसी तीनों पक्ष में कोई मतभेद नहीं है। सब एक साथ है, सबका एक एजेंडा है कि इस बार बीजेपी तड़ीपार, ये हमारा नारा है और वो नारा हम करके दिखाएंगे। क्योंकि उनको लग रहा है, क्योंकि उनके जो जलने की खुशबू यहां तक आ रही है मुझे तक, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शिंदे गुट अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे के पास क्या रहेगा, उम्मीदवार नहीं मिलेगा। वो कह रही काले साहब, वो कह रही चुनाव चिन्ह आपसे उन्होंने छीन लिया, एनसीपी का भी चुनाव चिन्ह छीन लिया, गांव उसी चुनाव चिन्ह को लोग जानते हैं। अब है क्या आपके पास? सब कुछ तो लुट गया आपका। तुम्हारे तो बात सुन ली हमने, हमें कुछ बीच में बोला नहीं, टोका नहीं, तो आप भी सुनने की धीरज रखो जरा। तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं रहेगा इनके पास, लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में जो कैंडिडेट खड़े किए, तो वो देख के बीजेपी घबरा रही है, डर गई है और इसीलिए अभी राज ठाकरे को ललकार रही है कि हमारे साथ आ जाओ। सबको जितने जो कुछ बचे कुचे लोग रहे उनके पीछे पड़ गए। इतना अगर तुम्हारे पार्टी में दम है, हिम्मत है, तो तुमको क्यों इतने लोगों की जरूरत लग रही है? यानी कि इस बार ये चुनाव जो है, पिछले बार मोदी लाट था और मोदी लाट का थोड़ा बार असर हो गया, लेकिन एक बात भी उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि 25 साल जब महाराष्ट्र में शिवसेना थी इसलिए बीजेपी आगे आई थी, शिवसेना नहीं तो बीजेपी जीरो है, जीरो। और इसलिए अभी उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं है, तो आप हमारा चिन्ह लेके गए, हमारा पार्टी का नाम लेके गए, फिर भी ठाकरे जहां है वहां कार्यकर्ता रहेगा। उधर शिंदे गुट में जो गए वो नेता लोग गए, जो कार्यकर्ता है, जो हमारे जैसे सैनिक है, वो अभी भी उद्धव ठाकरे गुट में है और वो खुल के यहाँ ये जो मैदान है, मैदान में बाजी मारेंगे, जरूर मारेंगे। और चुनाव के बाद आपको दिखेगा कि शिंदे गढ़ किधर गया, अजित पवार गढ़ किधर गया। जिस अजित पवार के ऊपर मोदी साहब ने खुद कहा था कि 70,000 कोटी का घोटाला कर दिया, इतना खराब नाम, इतना बुरा चेहरा, लेकिन उसको भी आपको लेना पड़ा। फिर भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता ने समझ ली है कि ये ठीक है। राजेंद्र काले, मैं रोक रहा हूं आपको, मुझे एक ब्रेक का इशारा हुआ है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। बात ठीक है, अजीत पवार पहले राजेंद्र काले के अलायंस में थे, ठीक है, चल रहा था। फिर मोदी जी ने कहा कि भाई बहुत बड़ा घोटालेबाज है, और फिर अचानक वो इंडिया को छोड़कर एनडीए गठबंधन में चले गए। सवाल पूरे देश में उठ रहे हैं, लेकिन वास्तव में महाराष्ट्र, जो बड़ा सवाल आज यही है चुनावी मंथन में कि क्या महाराष्ट्र रास्ता तय करेगा दिल्ली का, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे रुख
करेंगे। निर्मला सामंत, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट की हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई वरिष्ठ नेता हैं। निर्मला जी, जिस तरीके से अभी शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता और एनडीए की रहनुमाई कर रही नेता ने सुशीबेन शाह हैं, वो लगातार इस बात को कर रहे हैं कि भाई आपकी केमिस्ट्री ही जब नहीं मिलेगी आपस में तो कैसे महाराष्ट्र को कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे। एक बहुत अहम प्रश्न तो है ये केमिस्ट्री वाला। अब पता नहीं आप लोग कौन सी लैब में अब कैसे केमिस्ट्री बैठाएंगे, कोई फार्मूला लेकर अंदर से आ गए हैं, उसको कार्यकर्ताओं को घोल कर पिला देंगे, वो खैर आप लोग जाने, नेता लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल आपसे ये है। दूसरा ये है कि पिछली बार एनसीपी 18 सीटों पर लड़ी थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इस बार क्या कुछ कट साइज करना पड़ा, कंसाइज करना पड़ा अपने आप को? 10 सीटों पर पवार साहब की पार्टी और आप लोग लड़ रहे हैं। निर्मला जी अनम्यूट करिए। या 1 सेकेंड जी बोलिए। म्यूट ही है क्या? बोलिए। हाँ, मुद्दे देखिए बहुत है, लेकिन सुशीबेन ने या तो दूसरे लोगों ने कुछ कहा उसको हर इसमें मैं अगर सवाल जवाब देती रहूंगी तो मुझे लगता है कि हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं भटक जाएंगे। जो जिस पार्टी के प्रवक्ता है उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो विचार है वो पेश करना उनका कर्तव्य रहता है। इसलिए उसने ये कहा तो मैंने ये कहा, इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती हूँ। लेकिन अहम मुद्दा जो है बीजेपी का, कि बीजेपी में डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री के आगे बीजेपी के लोग भी बोल नहीं पाते, इतना डर है वहां पे। तो डेफिनेटली वहां जहाँ पे डेमोक्रेसी ने वहां पे है ही नहीं, तो यहाँ पे जो आघाड़ी में डेमोक्रेसी है, हर एक कोई अपना जो विचार है वो पेश करना ही चाहिए। आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए। तो मोदी जी डिक्टेटर है तो उनके सामने उनके पार्टी के लोग भी चुप बैठेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सब सुख शांति है। बहुत अंदरूनी वो इसे अनुशासन कहते हैं निर्मला जी, वो अनुशासन कहते हैं। एग्जैक्टली जी जी, वो अनुशासन कहते हैं जिसको आप जिसको आप तानाशाही कहते हैं, वो अनुशासन कहते हैं उसको। अगर उसको अनुशासन कहते हैं तो भ्रष्ट लोग जो अपने पार्टी में लाना, उनको वॉशिंग मशीन में डाला और ऐसे तो आप एफआईआर करें, कंप्लेन करें, उसमें साफ करके धुल के आते हैं, वो क्या अनुशासन है क्या? भ्रष्टाचारियों को अंदर लेना और फिर उनके ऊपर के केसेस को मिटा देना और दूसरी लोगों की पार्टियां तोड़ना, इसको अनुशासन अगर कहेंगे तो मुझे आश्चर्य लगेगा। मूल मुद्दों का जिक्र आप कर रही थी, मूल मुद्दों का जिक्र करिए, उस पर आई डिबेट को, चूंकि बयानों पर डिबेट नहीं हो सकती। और कौन सा मूल मुद्दा है? तो मेरा कहना ये है कि मूल मुद्दा तो यही है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैगरेंस बोलते हैं, एक्रीमोनीस का नाम रखते हैं और ये कहते हैं तानाशाही है, वहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं है, अंदरूनी बहुत घबराहट है वहां पे। अगर इनको के पक्ष की बात करें, वो अगर उनको 400 पास करने हैं तो इनको दूसरी पार्टियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज जो आप महाराष्ट्र में चित्र देख रहे हैं, जहां तक इन्होंने हमारा झंडा भी चुरा दिया, एनसीपी को ब्रेक करके घड़िया दे दिया, इलेक्शन कमीशन जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको ब्रेक करके, उनका मिसयूज करके ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये डेमोक्रेटिक चुनाव है क्या, ये सबसे लोगों में ये बहुत घबराहट है कि इस तरह से कभी भी भारत में पहले नहीं हुआ था। इवन बीजेपी के लोग भी एडमिट करेंगे कि जिस तरह से घबराहट किसमें है? जनता में है, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष में है? किसमें घबराहट है निर्मला जी? घबराहट किसमें है? आप लोग घबरा रहे हैं क्या? सत्ता पक्ष की हमें कुछ पड़ी नहीं है, जनता डिसाइड करेगी। अभी आज इधर है वो कल उधर जाएंगे, इसका मतलब नहीं। सत्ता पक्ष में भी जनता को ये लग रहा है कि किस तरह से ये सब हो रहा है, ये सब अंदर से मानते हैं लेकिन ये एडमिट नहीं करते हैं। ठीक है। मेरा सभी जो पैनलिस्ट हैं उनसे अनुरोध है कि जब उनकी बारी आए तभी अपना माइक खोलें। मैं आऊंगी, मैं आता हूं, अभी आता हूं। सुशीबेन शाह, मैं आता हूं आपके पास। पत्रकारों को भी जरा चर्चा में शामिल कर लें, फिर मैं आ रहा हूं, दूसरे राउंड में आ रहा हूं। रेनी अब्राहम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। रेनी अब्राहम साहब, क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये बड़ा सवाल ये उठा रही हैं निर्मला सामंत जी। वो कह रहे हैं कि जब आप इतने मजबूत हैं तो आपको तोड़ फोड़ की जरूरत क्या? आप लड़िए चुनाव, आपने इतना बढ़िया काम किया है, मोदी जैसा चेहरा है,
तो आप लड़िए ना चुनाव पे, तोड़फोड़ की क्या जरूरत पार्टियों की। दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले गुड़ी पड़वा के सभी को शुभेच्छा इस पैनल में, और आपको भी। सारे पार्टी प्रवक्ताओं को आने वाले इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस के भी शुभेच्छा सारे को। तो आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए कि भाजपा जो है उसने एक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पहले से ही तय करके चली है। यानी कि 1-2 साल पहले से ही उन्होंने अपने सारे स्ट्रेटेजियां, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए रही हो, तो आपने पिछले स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी ये देखा था कि 5 राज्यों में से 4 राज्य भाजपा कांग्रेस से वापस ले पाई थी। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या वहां पर छत्तीसगढ़ हो या उत्तराखंड हो, वहां पे सब जगह उन्होंने अपनी प्रदर्शन से किया है। और निर्मला ताई ने जो जिक्र किया था पार्टी तोड़ने के बारे में, तो बीजेपी के, जहां तक मेरी जानकारी है एज ए पत्रकार, जहां मैं कुछ भाजपा के लोगों से बात करता हूं, तो उनका ये मानना है कि इस लोकसभा के जनरल इलेक्शंस के लिए मोदी जी ने एक अलग एक स्ट्रेटेजी लगाई थी कि जहां पर छोटी से छोटी पार्टियां भी जो हैं उनके साथ जुड़े हुए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एक लक्ष्य रखा है 400 पार का, इसलिए वो सारी पक्षों को, छोटी से बड़ी से लेकर जिनको भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उनके साथ में अपने संबंध बहुत अच्छे बनाए उन्होंने। तो जैसे आप बिहार में देख सकते हो, नीतीश कुमार जी अभी वापस उनके साथ एनडीए गठबंधन में जुड़ गए हैं। वहीं पर चिराग पासवान भी उनके साथ जुड़ गए हैं, और उनके चाचा जो उनके पार्टी में उनकी ब्रेकअप होकर वो अलग पार्टी बने थे, चिराग पासवान और उनके चाचा, वो दोनों ही अभी एनडीए के साथ आए हैं। इसी तरीके से उन्होंने मांझी राम जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनके भी साथ उन्होंने अपना गठबंधन को और कॉन्क्रेटाइज करा है। तो इसी तरीके से उनका मानना यह है कि हमने लक्ष्य इतना बड़ा रखा हुआ है कि हम कोई भी उसमें नुकसान हो ना पाए, इसकी हम ध्यान रख रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि भाजपा से जुड़ी हुई सोच लेकर एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2022 को एमवीए सरकार को छोड़कर 40 शिवसेना के एमएलए को और 10 इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ जाकर वो भाजपा के साथ जुड़कर उन्होंने सरकार का गठबंधन करा था। तो उसके बाद से ये इस लोकसभा में उन लोगों की फोकस, जैसे सुशी बहन ने कहा था कि विनेबिलिटी, वो वही एक क्राइटेरिया लेकर चले हैं। इसके लिए हमने अभी देखा है पिछले दिनों में कि शिवसेना से भावना गवली जी का कैंडिडेचर को कट कर दिया गया है। तो उन्होंने ऐसे कुछ डिसीजंस ली हैं। भाजपा तय है कि हम लोग 31 सीट पर अपने लोकसभा के कैंडिडेट को खड़े करेंगे, और बची हुई सीट में एकनाथ शिंदे गठ और अजित पवार गठ को सीट दिए जाएंगे। और वहां पर भी भाजपा कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में जहां पर उनके पास विनेबल कैंडिडेट नहीं है, अपने ही कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक बात। उनके ये हमने अभी राज्यसभा के जो मिलिंद देवरा जी को राज्यसभा में एकनाथ शिंदे गठ की तरफ से भेजा गया था, हालांकि वो बीजेपी से जुड़े हुए कैंडिडेट माने जाते हैं। तो ये किस्म की जो स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशंस खेले जा रहे हैं, आज आपने देखा कि कांग्रेस ने और शिवसेना ने और राष्ट्रवादी ने फाइनली आखिर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग तय कर ली लोकसभा के लिए। तो जिस तहत शिवसेना को 21, तो एनडीए मेरा सवाल तो यही है ना अब्राहम साहब कि इसका मतलब है कि अभी एनडीए में तय करने में अभी रस्साकसी है, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, वो दूसरे दलों से, कांग्रेस से तोड़ कर लोगों को ला रहे हैं, इधर से ला रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, ये दिक्कत है उनके सामने। जी आपने सही भी कहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है। जैसे ये सही बात है कि उन लोग आखिरी जब तक रुक सकें ताकि ये सारी कंफ्यूजन्स जो हैं उनको निपटा लिया जाए। जैसे डीसीएम देवेंद्र फडणवीस भाजपा के हैं, उनके पास भी ये हथियार दिया गया कि आप स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो आने वाले हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जिनको आपको निराश करना पड़े लोकसभा के लिए, उनके साथ एक आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं वो सीट्स को लेकर। उसी तरीके से कुल मिलाकर महाराष्ट्र की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मनोज मिश्रा जी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आज एक नेता को मेरी बात हो रही थी, तो वो महाराष्ट्र के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि
उत्तर प्रदेश वाले आप लोग ये सब कहते रहते हो, उत्तर प्रदेश से होकर रास्ता जानता है प्रधानमंत्री बनने का, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, ये बीती बात हो गई, बहुत दिन आप लोग कह लिए। इस बार रास्ता महाराष्ट्र से होकर जाएगा, 48 सीटें हैं वहां पर। अभी जिस तरीके से अब्राहम साहब कह रहे हैं कि भाई हलचल दोनों तरफ है, जितना बीजेपी मनोज जी पिछली दफा 19 में निश्चिंत थी, क्या उतना दिख पा रही है उसका गठबंधन? वहां पर हड़बड़ी दिख रही है या विपक्ष खंडित है? क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, किस तरह आप विश्लेषण करेंगे मनोज मिश्रा? दुकेन भाई, मुझे लगता है आपकी टीम ठीक ठाक सर्वे वैसे भी करती है, क्योंकि मैं आज ही लौटा हूं। कल शाम को नागपुर, पुणे और बॉम्बे होकर के कई पत्रकार साथियों से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। लेकिन आपके सवाल को अगर हम गूढ़ता देखें तो 80 उत्तर प्रदेश है, 48 महाराष्ट्र है। कौन दिल्ली जाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन दिल्ली लगातार 2 बार से हम बनारस से चुन के भेज रहे हैं, वो भी गुजरात से ला करके। तो ये मुद्दा नहीं है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो विषय देखिए 2024 का चुनाव परिणाम लोकसभा का और सीटें किसको कितनी आती हैं, खासकर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का भविष्य तय करेगा आने वाले विधानसभा में। कारण है कि एक वक्त हुआ करता था, अगर आप दुगन भाई नजर डालें तो यही राणे, यही पवार, यही चौहान को हमने 2014 को चुनाव पहले इनके बारे में नारे सुने थे। लेकिन क्योंकि राजनीति में सरकार और सत्ता में जाना है, गठबंधन बना के रखना है, सरकार बना के रखना है। अगर जम्मू में गठबंधन हो सकता है और लगातार नीतीश जी 9 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं इधर उधर करके, तो कौन किसके साथ जा रहा है ये विषय नहीं है। तो पुराना अगर परिणाम देख लो 2019 का, जब ये साथ हुआ करते थे, आप अगर देखें उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी, इनके जो नैतिक गठबंधन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एनडीए कई बार जब अटल जी से लेकर के स्वर्गीय ठाकरे साहब थे, लेकिन अब सबके साथ नई बातें होगी जोगेश भाई। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गठबंधन, हमने गाड़ी नहीं खड़ी करनी थी साहब, हमने पूरी कॉलोनी ले ली, सिंधे को पूरा उठा कर ले किधर आए, मुख्यमंत्री बना दिए, जबकि फडणवीस उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि उसको मौजूदा राजनीति और भविष्य की राजनीति की कितनी चिंता होती है और कैसे वो संगठन के तरीके से काम करते। दूसरी तरफ जहां पर सीट बंटवारे को लेकर सवाल होता है, अगर ये 23, 25 और 18 या वापस बंटवारा कर लेते हैं, पिछले परिणाम पे जाइए ना। अगर पिछले परिणाम की चिंता अगर आप कर लें तो आप देखेंगे कि जो जितना लड़ा था उसमें कितना रिजल्ट कितना बढ़िया रहा। आप देखिए कांग्रेस पार्टी वहां 1 पे थी, एनसीपी वहां 4 पर थी, एआईएम वहां 1 पर थे, लेकिन मेन मुख्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां 23 सीटें जीत के आई थी। नंबर 2 पर वहां उद्धव ठाकरे थे। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में एनडीए के कुनबे में एक बात पहले हुआ करती थी, पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए तो पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में ठाकरे, बिहार में नीतीश, ये कभी वक्त की बात थी कि छोटा भाई बड़े भाई थे। आज पूरे देश में 400 के नारे के साथ में 4 जून के इंतजार में 370 और 300 पार की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, और अगर उसको अपना बड़ा भाई लोग मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं बड़ी संख्या में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, बड़ी संख्या में अन्य पार्टियों के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन रहे हैं। और यही स्थिति कमोवेश आपके महाराष्ट्र में भी है। तो मैं इस चुनाव परिणाम के बाद आने वाली विधानसभा में तय हो जाएगी कि भविष्य में टूटे गठबंधन, अन्य विचारधाराओं के गठबंधन, अन्य विचार सोच के गठबंधन। भाई एनसीपी, कांग्रेस तो और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मामूली बात नहीं है। हमारे पत्रकार साथी बैठे तो विचार कर सकते हैं। दूसरी तरफ यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब तक इनके सीटें आने पे इंडी गठबंधन के घोषणा पर और एनडीए की घोषणा के इंतजार करने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि दिल्ली का रास्ता कहां से तय होगा। पर अभी हम 80 की स्थिति में और हमने 73 में दिया, 62 दिया है जी। ठीक बात है, ठीक बात है महेंद्र सिंह। बहुत कुछ अब चर्चा अंतिम दौर में है। अभी जो तत्व भी हम चाह रहे थे लगभग उसके इर्द गिर्द चीजें निकल कर आई हैं। अभी जो हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो आरोप प्रत्यारोप में ज़्यादा है, चूंकि अब वो वहीं पर प्ले जो उनका प्ले लेवल है या प्ले फील्ड है वही एक आरोप प्रत्यारोप करेंगे वो। हम जरा वो तत्व, सार तत्व चाहते हैं। मनोज जी ने उसका इशारा हल्का सा किया, वो घूम कर आए हैं। वास्तव में क्या जो स्थिति 41 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी 2019 में, क्या उसी तरीके का दर्शन कुछ देखने को मिल रहा है? क्या उसी तरीके का पब्लिक का टोन है क्या वहां पर? इस तरह की चीजें कुछ आ रही हैं क्या समझ में, या अभी बहुत जल्दबाजी हो गई ऐसा कहना?
दरअसल हमें थोड़ा सा गहराई से इसको समझा जाए अगर तो जब 2019 का चुनाव था तो उस वक्त दो बड़ी मजबूत पार्टियां एक साथ थी, शिवसेना और बीजेपी, और इस वजह से वो एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री आई थी कि 43 सीट्स को वो जीत गए थे। इस बार मामला अलग है, ठीक है, तोड़ फोड़ के सरकार बन गई, शिवसेना से अलग हो गया गुट, शरद पवार से अलग हो गया गुट, लेकिन जो मूल पार्टियां हैं वो भी हैं। जो लोगों के, जनता के सेंटिमेंट्स हैं वो ठाकरे परिवार से हैं, शरद पवार परिवार से हैं। वो उनके भतीजे, बेटों, भाइयों में अभी नहीं है, वो अभी वो हैं। तो एक तो ये है कि ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसने अपनी चीजों को एक तरीके से आज जब घोषणा कर दी कि ये सीटें इतनी इतनी होंगी, तो कांग्रेस ने एक तरीके से ठीक किया। कांग्रेस को वहां कम सीटों पे लड़ना ही चाहिए था और कम सीटों पे लड़ रही। उद्धव ठाकरे को आगे करना चाहिए था, उससे एक मैसेज जाता है बड़े भाइयों में। तो उद्धव ठाकरे, शिवसेना का वहां पर एक अच्छा वजूद है, ठीक ठाक है, तो ये ठीक ठाक सीट बंटवारा लग रहा है। तो एक तो ये कि इन्होंने ये कर लिया। अब इसमें अगर ये प्रकाश अंबेडकर को भी ले आते और सीटें थोड़ी सी दे देते, क्योंकि पिछले चुनाव में करीब 7% वोट मिला था, जनाधार है, ऐसा नहीं है, तो वो अगर उनको ले आते तो ये गठबंधन और मजबूत हो जाता, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से टक्कर मिलती। दूसरी तरफ देखिए, एनडीए गठबंधन सारे देश में 400 से ज्यादा सीटों का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कुछ सीटें फंसी हुई हैं, जैसे यूपी में भी और महाराष्ट्र में नहीं हो पा रहा। तो इतना आसान नहीं है कि वो सब दिल्ली से कहा जाएगा और ये सब लोग मान लेंगे। शिंदे गुट बहुत नाराज चल रहा है, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे नजर रखे हुए शिंदे गुट नाराज है लोकल बीजेपी नेताओं से। शिंदे गुट को भी अच्छी ठीक ठाक सीट्स चाहिए, डिमांड अजित पवार को भी ठीक ठाक चाहिए, बीजेपी भी। भाई सुशी बेन तो कह रही है, सुशी बेन कह रहे हैं कि विनिबिलिटी हम तय कर लेंगे, कोई नाराज नहीं। वो कह रही है कि विनिबिलिटी वाले कैंडिडेट को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनको बाहर निकालना, जो जीतेगा। ये विनिबिलिटी शब्द हमने देखा है, इसके नाम पर तमाम नेता कुर्बान हो गए। उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े नेता अब पीछे पीछे झंडा लेकर प्रचार कर रहे हैं। स्काई लैब जो तमाम उतर गए हैं उत्तर प्रदेश में भी और देश भर में, तो विनिबिलिटी के नाम पर बेचारे इस तरह के नेता बहुत सारे कुर्बान हो गए। महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, जरा बोलिए महेंद्र सिंह इस पर, कि वो कह रहे हैं भाई हम तय कर लेंगे, हम नाराज वाराज नहीं है। वो तो ठीक है, वो तो पॉलिटिकल एक बयानबाजी है कि ठीक है भाई, वो उनको करना चाहिए, उनका अपना धर्म है, वो करना चाहिए उनको, वही बात कि विनिबिलिटी है। लेकिन असल बात यह है कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला बहुत मुश्किल हो रहा है, वहां पर हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में बड़ा मुश्किल था, लेकिन चलो इन्होंने कर लिया, वो हो नहीं पा रहा, असमंजस है, अभी बड़ी दिक्कत है। तो एक बहुत दिक्कत ये है, इसका मतलब है कि जो मुकाबला है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल भरा मुकाबला है। और जो पिछली बार परफॉर्म किया था इंडिया गठबंधन, पानी देना जी, साथ ही 43 सीट्स वो इस बार दोहरा नहीं सकते किसी भी हाल में, यानी कि एनडीए गठबंधन को बहुत लॉस होने वाला है वहां पर। और इसी वजह से एक एक सीट, जो विनिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो एक एक सीट पे बहुत बुरा भाग लग रहा है। कोई कह रहा कि हम जीत पाएंगे, कोई गुट कह रहा हम जीत पाएंगे, हमें चाहिए। और इस उसमें कार्यकर्ता और जो स्थानीय नेता हैं वो निश्चित तौर पर नाराज हो रहे हैं। कुल मिला के यूपी की भाषा में कहा जाए गड्ढमड्ढ हो गया, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया कि पता चला दुर्गेंद्र चौहान शिवसेना के हैं और लड़ना पड़ रहा बीजेपी से, कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा किसको लड़ाएं, क्या करें, गड्ढमड्ढ हो रहा। तो लेकिन सुशी बेन के पास मैं जा रहा हूं। सुशी बेन कह रहे हैं कि केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। इसका क्या दावा है भाई कि इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है और निर्मला जी की केमिस्ट्री बड़ी खराब है? सुशी बेन बताइए, बोलिए, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बोलिए। मेरे प्रवक्ता भाई, यूबीटी के प्रवक्ता भाई ने मान्य किया कि लास्ट 2 चुनाव वो जीते हैं लोकसभा में, बीजेपी बड़े भाई थे और उनकी वजह से वो जीते। आप मेरी बड़ी बहन निर्मला ताई का देखेंगे तो उन्होंने एक्सेप्ट मोदी बैशिंग, एक्सेप्ट यही कहना कि पंतप्रधान कैसे तानाशाह और कितने बुरे हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप मुझे ये बताएं, हमारी युति है, नैसर्गिक युति है, हम 25 साल से बीजेपी के साथ कदम के कदम मिलाकर चल रहे हैं। जो हमारी जो आइडियोलॉजी है
वंदनीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को ये लेके हम चल रहे हैं। यानी ग्राउंड पर भी हमारे कार्यकर्ता मिलके बीजेपी के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी, आप यूबीटी को ये पूछिए कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है सावरकर के बारे में, उनको ये पूछिए सत्येंद्र वीर सावरकर के बारे में उनका क्या कहना है, उनको ये पूछिए यूसीसी के बारे में उनका क्या कहना है, उनको ये पूछिए कि 370 के बारे में क्या पूछना है। यूबीटी के अध्यक्ष जब शिवाजी पार्क पर रैली लेते हैं, ये हिंदू भाइयों बहनों बोल नहीं सकते, क्या बोलते हैं, भारतीयवासी। तो ये जब जो है अननेचुरल युति, उनकी अनैसर्गिक युति है। ठीक है, वो ठीक है। हर कार्यकर्ता, हर महाराष्ट्र के जो पूरी लॉबी सुश्री बेन, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सवाल पूछूंगा। राजेंद्र काले एक जवाब दे दीजिए, वो पूछ रही सवाल आपसे कि भाई आप जो हिंदुत्व वाली केमिस्ट्री थी, वो केमिस्ट्री छोड़कर पता नहीं कौन सी फिजिक्स आप पढ़ने लगे आप लोग। बोलिए राजेंद्र काले। हमारा मुद्दा है। सुश्री बेन, मैं सवाल पूछ रहा हूं इनसे, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी बात पूरी आ गई। बोलिए राजेंद्र काले, वो जरा केमिस्ट्री समझाइए। अच्छी खासी जो केमिस्ट्री थी उसको तोड़ के पता नहीं कौन सी फिजिक्स और हिस्ट्री पढ़ने लगे आप। एग्जैक्टली। राजेंद्र काले अनम्यूट करिए। सीएम साहब जो है वो खुद के बेटे की जो सीट है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इतना तो बीजेपी क्या उनके ऊपर प्रेशर है, यानी कि बीजेपी ने ये सबको खा लिया है। तुम हमारे पास आओ और चुप बैठो, कुछ करने का नहीं, कुछ मांगने का नहीं, जो कुछ हम टुकड़ा टांगेंगे वो चुपचाप लेने का और चुप बैठने का। ऐसी स्थिति इनकी हो गई। काले साहब वो सवाल पूछ रही केमिस्ट्री का और आप जवाब दे रहे हो भूगोल का। अरे उनको पूछो कि भाई वो कह रहे हैं कि हमारी आपकी बहुत नेचुरल केमिस्ट्री थी, इसलिए वो ट्रांसफर हो रहा था। और यहां निर्मला ताई के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं है, कांग्रेस के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं है। अजित पवार और बीजेपी की कहाँ की नेशनल केमिस्ट्री है? वो कहाँ का? जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए कि 70,000 कोटी का घोटाला किया, ये नेचुरल केमिस्ट्री है। तो कंप्लेन करो ना, एफआईआर कीजिए। आप क्यों सिर्फ एफआईआर करना और मशीन में डाल के फिर उनको कब्जे में लेना है बीजेपी का काम है, हमारा तो नहीं है। नहीं, वो बीजेपी का काम है कि आरोप करना और फिर मशीन में डालना, वॉशिंग मशीन में, और डाल के उसको धुलाई करके साफ करके ले लेना। ये तो उनका काम है, उनका काम है। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं निर्मला ताई के पास जाऊंगा। निर्मला ताई, जो शिवसेना शिंदे वाला गुट है, जिनकी प्रवक्ता आपकी छोटी बहन मौजूद हैं, वो आपको बड़ी बहन कह रही हैं, अच्छी बात है। राजनीति में भी इतनी कम से कम आपस में प्रेम व्यवहार है, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत कम उम्मीद रहती, लेकिन है, हमने देखा है कि है। ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग कैसे लड़ोगे, कोई केमिस्ट्री है नहीं, वोटर आपका क्या, शिवसेना का वोटर कांग्रेस और आपको वोट दे देगा। और मेरा एक सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को आप लोगों ने ज़्यादा वेटेज दे दिया, ज़्यादा सीटें दे दी, वही आपके लिए दिक्कत तलब हो जाए। जैसे बिहार में लालू यादव ने विधानसभा में 70 सीटें दे दी और उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ओवर रेटेड कर दिया कांग्रेस को आप लोगों ने? उद्धव ठाकरे, आपको कुछ ज़्यादा सीटें लेनी चाहिए थी क्या? निर्मला ताई अनम्यूट करिए कृपया। मुझे ये लगता है कि शरद पवार एक कद्दावर नेता है, राष्ट्र के बहुत बड़े नेता है और बहुत सुलझे हुए नेता है। ये तो उनके विरोधक भी मानते हैं और सारे लोग मानते हैं। साथ में उद्धव ठाकरे जो है, जो वो अभी उनका हाथ जो जल चुका है, वो छाछ भी फूक फूक पे पिएंगे। दूध तो गरम जल गया है, तो ही विल बी मोर केयरफुल। एट द सेम टाइम द अदर अलायंस, कांग्रेस है, इट्स अ नेशनल पार्टी, लेकिन उन्होंने भी ये सोचा है कि ये आने वाला जो चुनाव है, इसमें एक विनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विनेबिलिटी सिर्फ कहने से नहीं आती, विनेबिलिटी के लिए एक अच्छा सिलेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा एक ईगो होता है, मेरा महत्वाकांक्षा तो हर एक की रहती है, हर कैंडिडेट को लगता है मेरा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि क्या वो अच्छा फाइट दे पाएगा, नंबर 1, क्या वो वहां से जीत के आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सीट 10 सीटें एनसीपी ने, शरद पवार जी ने ली है, वो बहुत सोच समझ के, जहाँ पे उस पार्टी की ताकत है, जहाँ पे उस पार्टी का संगठन है,
और जहाँ पे उस पार्टी की पॉपुलैरिटी निर्मला ताई, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आ गई है। राज ठाकरे, मनसे के चीफ राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन दे दिया है, बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। राज ठाकरे पिछले दिनों अमित शाह से मिले थे दिल्ली में, वो तस्वीरें आई थी, दोनों बड़े असहज नहीं बल्कि सहज नजर आ रहे थे, गुलदस्ता देते हुए एक दूसरे को। तभी से लगातार सवाल उठ रहा था कि राज ठाकरे कब ऐलान करेंगे समर्थन का एनडीए को। बड़ा सवाल कि क्या राज ठाकरे की जो मनसे है उसके एनडीए के साथ समर्थन करने से क्या फायदा होगा एनडीए को, बड़ा फायदा होगा, या दूसरी तरीके से इसको दूसरे पहलू की तरफ, अगर तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ देखें कि क्या बीजेपी और उसका गठबंधन महायुति एनडीए क्या महाराष्ट्र में अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पा रहा है, क्या आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए राज ठाकरे को भी लेकर आए कि चलो भाई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, होना ही था ये घटनाक्रम, ऐसा नजर आ रहा था। लेकिन एकदम से ये आज अभी थोड़ी देर पहले जब हम महाराष्ट्र में चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र पर चर्चा कर रहे थे, तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ गई, एक रिएक्शन तुरंत 2-2 सेकंड का एक रिएक्शन। सीधे निर्मला ताई के पास जाएंगे। निर्मला ताई, इससे फायदा मिलेगा एनडीए को? बहुत सीधे हाँ या ना में बोलिए। 1 मिनट, ये मैं भी देख रही हूँ। अभी सब लोग जो हिंदी भाषी है उनको सवाल पूछना चाहिए कि भैया लोग करके सबको बाहर भगा रहे थे, वो भैया का क्या होगा। दूसरी बात, ये अमित शाह के यहाँ सरेंडर हो गए थे। ही इज नॉट इन पोजीशन टू डिक्टेट, उनको कोई सीट नहीं मिली है। डिक्टेट करने की जरूरत नहीं। और ये इंजन की खाली वो डर है फडणवीस साहब को, और ये इसीलिए उनको ले लिया। ठीक है। सुशी बहन, एक छोटा सा कमेंट बोलिए जल्दी से। सुशी बहन, बहुत जल्दी में। फायदा होगा आपको या इनकी जरूरत क्या पड़ी आपको? नहीं, मन से हमें जुड़ना चाहते थे। हमारा क्या मुद्दा है? व्हाट इज आवर मोटो? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये हमारे उन लोगों का विश्वास भी आपको चाहिए जो उत्तर भारतीयों को मार मार के लाठी वहां से भगाते रहे हैं, उनका भी विश्वास आपको चाहिए? नहीं, आप सुन लीजिए। उत्तर भारतीयों को ठाकरे साहब है भैया करके। नहीं, वो ठीक है। निर्मला ताई बोलने दीजिए उनको, मेरा बड़ा कठोर सवाल है उनसे, बोलिए। नहीं, निर्मला, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, एज फार एज राज ठाकरे जी इज कंसर्न, उनकी भी हिंदुत्व के बारे में स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। उनका एक ही मुद्दा था कि हिंदुत्व कि जो हिंदुत्व में मानने वाली पार्टी वो साथ में चलनी चाहिए। मतलब आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, आपको सीटें जीतनी है, वो हिंदुत्व के नाम पर, चाहे वो लोगों को लाठियां मारे, एक प्रदेश के लोगों को भगाए, 2-4 उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को लाठी चलाए, उनके धंधे तोड़ दे, उनकी ऐसी तैसी कर दे शुद्ध भाषा में, लेकिन आपको वोट चाहिए, साथ चाहिए और हिंदुत्व चाहिए। हिंदुत्व की कीमत पर किसी को कोई लठियाए, आपको मंजूर है? शिवसेना, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, 5 सेकंड। 15 साल पहले क्या यूपी के जो नहीं, वो कह रही है, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। निर्मला ताई बोलने दीजिए उनको, बोलिए। आप ही कब से आप बोल रहे हैं? 15, अब मुझे पूछेंगे तो मैं ही बोलूंगी। बोलिए जल्दी बोलिए, बहुत समय नहीं है, बोलिए। बात ऐसी है, 15 साल पहले बाला साहेब जी ने खुद ये तय किया था कि हिंदुत्व हमारा मेन मुद्दा रहेगा। राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे जी के उनकी आइडियोलॉजी के साथ उनके नेव्यू हैं, और वो चाहते हैं कि इस बार लड़ाई हिंदुत्व पर हो, सीए पर हो, यूसीसी पे हो और राम मंदिर पर। ठीक है, आ गई बात आपकी। राजेंद्र काले, बहुत जल्दी में 2 सेकंड में राजेंद्र काले, मैं खत्म करूंगा। राजेंद्र काले, करप्शन के ऊपर नहीं। मैं मनसे के बारे में इतना ही कहूंगा कि 2019 में जो चुनाव हुए थे उस टाइम मनसे बीजेपी के अगेंस्ट थी। इसका नतीजा सामने आया कि बीजेपी आगे जाके खुल के महाराष्ट्र में उभर आई। अभी इस बार वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो उसका उल्टा आप समझ लो। ठीक है। अब्राहम साहब छोटा सा कमेंट, इससे कोई असर पड़ेगा क्या? अब्राहम साहब जल्दी से। आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि हाल ही में जब राज ठाकरे के मनसे के साथ बात चर्चा चल रही थी भाजपा की, तभी ये बात निकली थी कि साउथ मुंबई की सीट शायद उनको दी जाएगी, जहां से शायद बाला नांदगांवकर जी खड़े हो दोबारा तीसरी बार लोकसभा इलेक्शन के लिए। लेकिन ये एक नई चीज हो गई थी कि पहली बार, क्योंकि भाजपा
पुराने शिवसेना के साथ जुड़ी नहीं है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ जुड़ते हुए उनको 14 में और 19 में वो साउथ मुंबई की सीट शिवसेना को देनी पड़ी थी। हालांकि वो बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट रही है, ठीक है, यहाँ तक कि वो जनसंघ की हेडक्वार्टर्स मानी जाती है साउथ मुंबई। और इस बार वो अब वक्त नहीं है मेरे पास, अब वक्त नहीं, बजाय बीजेपी के कैडर ने उसको अपने पार्टी के पास ही रखने का वो सक्सेस में, मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम ओवर हो चुका है। मनोज मिश्रा एक छोटा सा कमेंट 2 सेकंड में, फर्क पड़ेगा, फायदा मिलेगा? जोगेंद्र भाई बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदुत्व की धार और उस पर मंचों पे लगातार वार वो आपको महाराष्ट्र में दिखेगा। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मन से राज ठाकरे या बाकी, अभी देखिए मैं फिर कहूंगा, राम मंदिर के मुद्दे में किस तरीके से ठाकरे परिवार या बाकी चीजें होड़ लेने में लगा रहता है, इसका असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं पड़ने वाला है तो चुनाव में हमको आपको रैलियों में भारतीय जनता पार्टी का बिना सर समर्थन का मतलब ये हो गया राज ठाकरे आपको गरजते हुए नजर आएंगे, खासकर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर। मुझे तो नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में वो आएंगे, नहीं उत्तर भारतीय और अब बिहार वाले उनको छोड़ेंगे क्या? मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी अब अपने जो चुनावी मंचों में कोई हल्ला गुल्ला करेंगे। महेंद्र सिंह, अंतिम टिप्पणी छोटी सी। महेंद्र सिंह जी, कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ये बैकफायर भी कर सकता है अगर महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाते हैं वो, तो कोई खास नहीं। और उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर राजनीतिक तौर पे अपने को जिंदा रखना है, रेलेवेंट रखना है, तो लेना ही था। टिकट मांगने आए थे, एक टिकट दे दीजिए, नहीं दी बीजेपी ने, अब क्या बचा? उनके पास कुछ नहीं था, तो रिलेवेंट रखने के लिए उन्होंने समर्थन दिया है, कोई खास असर नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन, चुनावी मंथन को देखते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।